अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में बात होने जा रही है एक ऐसी सीक्रेट फैमिली की जिसने पूरे यूरोप को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। एक ऐसी ताकतवर फैमिली जिसके कंट्रोल में पूरे यूरोप के बड़े बड़े बैंक्स, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, सियासत और मिलिट्री फोर्स है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2023 में इस फैमिली की नेटवर्थ $700 बिलियन से भी आगे निकल चुकी थी। व्हाइट हाउस से लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तक इस फैमिली का पूरी दुनिया में हर जगह अमल दखल रहता है। अब इतना ज्यादा पैसा और ताकत रखने के बावजूद भी इस फैमिली को दुनिया भर में अपनी पहचान बनाना बिल्कुल नहीं पसंद। दरअसल बात होने जा रही है यूरोप की सबसे सीक्रेट और पावरफुल फैमिली की, जिसे वॉलेनबर्ग फैमिली के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये फैमिली आखिर इतनी दौलतमंद और पावरफुल कैसे बनी और वो कौन शख्स था जिसने इस फैमिली को इतना ज्यादा अमीर और पावरफुल बना डाला। दोस्तों, शायद आप इस बात से नावाकिफ हों कि सन 1837 में अमेरिका को एक बहुत बड़े माली बहरान का सामना करना पड़ा था, जिसे द पैनिक ऑफ 1837 के नाम से आज भी खास तौर पर अमेरिका में याद किया जाता है। याद रहे कि ये 19वीं सदी का सबसे बड़ा माली बहरान था, क्योंकि उस वक्त इस बहरान के बायस रियल एस्टेट बुरी तरह से क्रैश कर गई। कपास की कीमत हद से ज्यादा नीचे गिर गई। पूरे अमेरिका के बैंक खाली पड़ गए, जिसके नतीजे में तमाम तर अमेरिकन कारोबार बंद होने लग पड़े। जहां ये माली बहरान उस वक्त पूरे अमेरिका के लिए किसी सवाल से कम न था, तो वहीं ये बहरान एक स्वीडिश नेवी ऑफिसर के लिए भी एक बहुत बड़े सबक से कम साबित न हुआ। इस स्वीडिश नेवी ऑफिसर का नाम था एंड्री ऑस्कर वॉलेनबर्ग। दरअसल जिस वक्त अमेरिका में ये माली बहरान आया, उस वक्त ये नेवी ऑफिसर भी अमेरिका में ही स्वीडिश नेवी के तौर पर एक जगह काम कर रहा था। उसने इस माली बहरान को काफी गौर से देखा और समझा, और फिर वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इस सारी तबाही की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन बैंक्स हैं। इस माली बहरान से एंड्री ऑस्कर ने सबक ये हासिल किया कि बैंकों को कौन कौन सी बड़ी गलतियों से इज्तनाब करना चाहिए, जब उस वक्त हकीकत में स्वीडन के अपने बैंक भी काफी मुश्किल और बुरी तरह से काम कर रहे थे। उस वक्त स्वीडन के बैंकों में सबसे बड़ा मसला तो एक जगह से दूसरी जगह पैसे की मुंतकिली करना था। ना तो उनके इंटरेस्ट रेट्स कुछ ज्यादा थे, और ना ही उस वक्त स्वीडिश बैंकों ने किसी छोटी बड़ी कंपनीज को लोन देने की सहूलत फराहम कर रखी थी। मतलब ये हुआ कि उस वक्त स्वीडिश बैंक सिर्फ लोगों के पैसे अपने पास महफूज रखने का काम ही कर रहे थे, और इसी वजह से स्वीडिश गवर्नमेंट बहुत सारी सहूलियात से भी महरूम होती जा रही थी। यहाँ आपको एक बात से आगाह करते चलें कि किसी भी मुल्क की पावर का सीक्रेट उसके बैंक्स होते हैं। अगर अमेरिका की ही मिसाल ले ली जाए, तो आज अमेरिका की पावर ज्यादातर बैंकों की बदौलत ही है, और हकीकत में आज अमेरिका ने अपने बैंक्स की वजह से ही पूरी दुनिया को कंट्रोल किया हुआ है। अब बात करते हैं कि बैंक कैसे काम करता है। दोस्तों, अगर आपको बैंकों के काम करने का आसान तरीका समझाया जाए, तो आज के दौर में बैंक सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट से फायदा हासिल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैंने बैंक को 5,000 दिए, अब बैंक वही 5,000 किसी और कंपनी या इंसान को आगे इन्वेस्ट कर देगा। मिसाल के तौर पर अगर बैंक को 5,000 इन्वेस्ट की गई रकम से 2,000 प्रॉफिट मौसूल होता है, तो उसमें से 1,000 बैंक मुझे प्रॉफिट देगा और 1,000 वो खुद अपने पास इंटरेस्ट रेट के तौर पर रख लेगा। याद रहे कि ये सिर्फ बैंक के इंटरेस्ट रेट से पैसा हासिल करने का तरीका है। इसके अलावा बैंक रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट और मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस में भी लोगों का पैसा इन्वेस्ट करके खुद पैसा कमाता है। दोस्तों, मगर उस वक्त स्वीडिश बैंक ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ लोगों का पैसा रखने का काम ही कर रहे थे, जिससे वो प्रॉफिट कमाने की कई सारी सहूलियात से महरूम थे। मगर स्वीडिश नेवी ऑफिसर अमेरिका में माली बहरान देख चुका था, और वो ये हरगिज नहीं चाहता था कि उसे अपने मुल्क में भी इस माली बहरान का सामना करना पड़े। लिहाजा एंड्री ऑस्कर वॉलेनबर्ग ने सन 1856 में स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में एक बैंक खोला, जिसका नाम उसने स्टॉकहोम इंस्किल्डा बैंक रखा, जबकि मुख्तसर अल्फाज में इसे SEB के नाम से जाना जाता था। इस बैंक ने सबसे पहले स्वीडिश लोगों को ये ऑफर फराहम की कि वो SEB बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करें और बदले में वो अपनी रकम पे एक फिक्स प्रॉफिट हासिल करें। अब स्वीडन लोगों के लिए ये ऑफर बिल्कुल नई और शानदार चीज थी, क्योंकि वो तो अभी तक यही जानते थे कि बैंक का काम सिर्फ हमारा पैसा महफूज रखना ही होता है। लिहाजा वो इस ऑफर से काफी खुश हुए, और लोगों की एक बड़ी तादाद ने अपने घरों में रखा सारा पैसा SEB बैंक में जमा करवाना शुरू कर दिया। क्योंकि ये दौर था बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रियां कायम होने का, लिहाजा कई बड़े बड़े बिजनेस में SEB बैंक आते और लोन लेने लग जाते। अब एंड्री ऑस्कर वॉलेनबर्ग ने एक तरफ से लोगों के पैसे जमा करके दूसरी तरफ बड़े बड़े बिजनेसमैन को हाई इंटरेस्ट रेट पर बदरिया लोन दिए जा रहा था,
अभी कुछ वक्त गुजरा था कि SEB का राज पूरे स्वीडन में होने लग पड़ा, क्योंकि आधे से ज्यादा स्वीडन के लोगों का पैसा किसी न किसी तरीके से SEB बैंक में पड़ा हुआ था। मगर वॉलनबर्ग फैमिली कहानी सिर्फ यही खत्म करना नहीं चाहती थी। वॉलनबर्ग फैमिली ने बैंक के पैसों से आहिस्ता आहिस्ता रेलवे से लेकर रियल एस्टेट, हत्ता कि स्वीडन की तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज और फैक्ट्रीज में बैंक का पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। पूरे स्वीडन में शायद ही कोई ऐसी कंपनी या फैक्ट्री बची होगी जिसमें वॉलनबर्ग की शेयर्स मौजूद ना हो। अब तक वॉलनबर्ग फैमिली स्वीडन की सारी कंपनीज और सारे लोगों का पैसा अपने कंट्रोल में कर चुकी थी। मगर अब ये फैमिली अपना कंट्रोल सिर्फ स्वीडन पर ही नहीं बल्कि पूरी यूरोप के साथ साथ पूरी दुनिया पर भी हासिल करना चाहती थी। लेकिन यहाँ इस फैमिली के रास्ते में एक नए मोड़ ने जन्म ले लिया। दरअसल जब स्वीडन की हुकूमत ने वॉलनबर्ग फैमिली के बढ़ते कंट्रोल को देखा तो हुकूमत ने सन 1916 में एक कानून नाफिज किया कि अब कोई भी स्वीडन बैंक किसी भी कंपनी की शेयर्स ज्यादा अरसे तक होल्ड नहीं कर सकता। लेकिन इस ज़हीन फैमिली के पास इस मसले का भी हल मौजूद था। वॉलनबर्ग फैमिली ने इन्वेस्टर AB के नाम से एक कंपनी बना डाली और SEB के अंडर जितनी भी कंपनीज थी उन सब की ओनरशिप अपनी इन्वेस्टर AB कंपनी को ट्रांसफर कर दी। ऐसे ही 20 साल गुजर गए और 20 साल बाद वॉलनबर्ग की कंपनी इतनी ताकतवर बन गई कि पूरे स्वीडन के 40% लोग सिर्फ इस एक ही कंपनी के लिए काम कर रहे थे। दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 का आगाज हो चुका था। दूसरी जंग अजीम में 2 ग्रुप आपस में बढ़ चुके थे। पहला ग्रुप जो अलायंस पावर कहलाता था, इसमें बरतानिया, अमेरिका और फ्रांस जैसे ममालिक शामिल थे। दूसरा ग्रुप एक्सिस पावर कहलाता था, जिसमें इटली, जापान और जर्मनी जैसे ममालिक शामिल थे। दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए हर वक्त तैयार थे। जहां दोनों ग्रुप इस सोच में मगन थे कि कैसे एक दूसरे को तबाह किया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ वॉलनबर्ग फैमिली इस सोच में मसरूफ थी कि इन दोनों ग्रुप से आखिर कैसे फायदा उठाया जाए। वॉलनबर्ग फैमिली ने सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक तरफ बरतानिया और अमेरिका को बड़ा लोन देना शुरू कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ इस फैमिली ने जर्मनी की सारी बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियों को खरीदना शुरू कर दिया। याद रहे कि वॉलनबर्ग फैमिली के लिए वर्ल्ड वार 2 बिलियन डॉलर्स की गेम थी, जिससे इस फैमिली ने लातादाद पैसा कमाया। इसके अलावा सन 2014 में भी जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तो उस वक्त जहां दुनिया की बेशुमार कंपनीज ने रूस को हथियार देना बंद कर दिए थे, तो उस वक्त वॉलनबर्ग फैमिली की ही वो 2 कंपनीज थीं जिन्होंने रूस को खुफिया हथियार सप्लाई किए थे। दोस्तों, आपने एक बात शायद नोट की हो कि ज्यादातर दौलतमंद फैमिलीज कुछ साल राज करने के बाद खत्म हो जाती हैं, मगर वॉलनबर्ग वो वाहिद फैमिली है जो कई 100 सालों से पूरे यूरोप को कंट्रोल किए हुए है। दरअसल वॉलनबर्ग फैमिली ने एक खुफिया फाउंडेशन बना रखा है जहां वो अपना सारा पैसा इकट्ठा करते रहते हैं। इस फैमिली के तमाम तर अफराद को इस फाउंडेशन में मौजूद सारी कंपनीज हर एक अफराद के हवाले की जाती हैं और फिर हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी के तहत मिलने वाली कंपनी को रन करता है। बस यही वो उसूल है जो वॉलनबर्ग फैमिली ने अपनाए और आज तक पूरा यूरोप इनके कंट्रोल में है। यकीनन आज की वीडियो भी आपके लिए हैरत और नॉलेज का बायस बनी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा लें। खुदा हाफिज।